नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और एक और बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि आजाद समाज पार्टी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। निजाम चौधरी की हम बातें कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले निजाम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। शुक्रिया। तो चलिए पहले इलेक्शन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मौसम इलेक्शन का बना हुआ है, राजनीति में खलबली भी मची हुई है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो आजाद समाज पार्टी है उसकी इलेक्शन को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची है? देखिए, 403 सीटों पर हमारे जो बूथ कमेटी तैयार हो चुकी है और हमारी प्राथमिकता और हमारे अध्यक्ष जी की प्राथमिकता ये है कि अब मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे जाएं जहां से हमें जीतने की उम्मीद है। एक आजाद जो है वो अखिलेश जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, गठबंधन हो सकता है, इस तरह की बातें चल रही थी। तो जो फाइनल जो रिजल्ट निकला है वो गठबंधन हुआ है या नहीं? नहीं, उन्होंने धोखे में रखा। धोखे में रखा है? धोखा दिया। अच्छा, अखिलेश जी ने धोखा दे दिया। हाँ, उन्होंने लगभग 1 महीना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके रखा और आज कल उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अच्छा। तो वो नहीं चाहते कि दलित समाज की भागीदारी गठबंधन में हो। अच्छा, जो इस प्रदेश में इतना बड़ा तबका है SC ST का, वो नहीं चाहते कि दलित समाज की भागीदारी या दलित समाज का कोई नौजवान उभर करके मेरे साथ आए या इस गठबंधन में आए। तो उनकी नीति से लगता है, उनकी नीयत जो है वो ख़राब है और वो भी एक बहुजन समाज का अंग है। अच्छा, अखिलेश जी तो कहते हैं कि दलितों की बातें करें या पिछड़े वर्ग की बातें करें कि सभी को साथ लेके चलना है हमको, और फिर इन्होंने ऐसे बीच में धोखा कैसे दे दिया? अब लगता है कि अखिलेश जी के पास जो है भारतीय जनता पार्टी से जो लोग टूट करके जा रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो सच में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अक़लियतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सच में इस मुल्क से फ़िरकापरस्त ताकतों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 7 साल में इस देश का माहौल ख़राब करने का काम किया, उनके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद मुखर होकर लड़ रहे हैं। वो NRC में जेल काट के आए, वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में खुलकर लखनऊ की सड़कों पर उनके लिए लड़े। तो कासगंज की बेटी मनीषा वाल्मीकि, उसकी लड़ाई उन्होंने खुल करके लड़ी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमारे नेता जो है खुल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े और जेल भी गए। लेकिन 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी कहीं दिखे नहीं। अब चुनाव का वक्त आया तो वो सड़कों पर दिख रहे हैं। लेकिन हमने कभी अखिलेश यादव को किसी दलित के, किसी मुसलमान के, किसी पीड़ित के, शोषित वंचित के घर जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, और ऐन वक्त पे आके जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेता और हमारी पार्टी को और हमारे दलित समाज को और बहुजनों को धोखा देने का काम किया है, तो ये उनकी नासमझी है। ये उनमें राजनीतिक अक्ल की मैं कहूँगा अनभिज्ञता है। अभी उनको जो है ना, ये चीज़ें समझने में बहुत वक्त लगेगा। वो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन नेता नहीं बन पाए। अच्छा, ये चीज़ें समझने में उनको वक्त लगेगा। मतलब आपका ये कहना है कि गठबंधन को जो फाइनल मना कर दिया है उन्होंने, 1 महीना धोखे में भी रखा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये उनको नुकसान दे सकता है। हाँ, देखिए, जो मैंने कहा कि दलित समाज का इतना बड़ा वोट बैंक है और आज दलित समाज में यूथ आइकॉन की तरह हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उभर कर आए हैं और भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन जो इस देश में काम कर रहा है, करोड़ों नौजवान इससे जुड़े हैं और उनके ये नेता हैं। तो कितना बड़ा वोट बैंक वो प्रभावित करेंगे, इसका आकलन अखिलेश यादव नहीं कर सकते। 4% राजभर, 2% मौर्य, ऐसे लोगों को वो गठबंधन में तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन 22% दलितों की आबादी, SC ST की आबादी को वो गठबंधन में तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये मैं उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता कहूँगा। लेकिन हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, बदलाव के लिए है और वो बदलाव के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, दलितों व्यवस्था सत्ता परिवर्तन के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस मुल्क में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई बादस्तूर जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जब तक इस मुल्क से नेस्तनाबूद नहीं कर देगी भीम आर्मी, तब तक हमारे नेता और भीम आर्मी चैन से नहीं बैठी।
अच्छा, जिस तरह से आपका कहना है कि अखिलेश यादव ने गलती कर दी है ये बहुत बड़ी, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की बातें करें तो 1 महीना उनका खराब गया है क्योंकि धोखे में रखा गया था। वहीं दलितों की आप कह रहे हैं कि दलितों को देखना नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव की, लेकिन दलितों के लिए बैठी तो है मायावती जी, उनसे एक बार जाके बात करते आप। 5 साल में कहाँ निकली है? देखा है आपने कहीं सड़क पे निकलते हुए? अच्छा, वो तो कहती कि भैया दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, वो तो मैंने कहा अगर कांशीराम साहब जिंदा होते तो आज बहुजन समाज की ये हालत नहीं होती। 93 में गठबंधन किसने तोड़ा? बहन जी ने। 2019 में गठबंधन किसने तोड़ा? बहन जी ने। अगर दलित पीछे जा रहा है राजनीतिक परिवेश में, उसकी आज राजनीतिक भागीदारी हम देखें तो है कहाँ है राजनीतिक भागीदारी? इस मुल्क का जो सबसे बड़ा तबका है बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, पिछड़ा और अति पिछड़ा, जो 52% है, उसकी भागीदारी कहाँ है? ये केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। कांशीराम साहब ने कहा था कि बैकवर्ड तबका हमारा बड़ा भाई है और हमको वो छोटा भाई समझे, SC ST को छोटा भाई समझे। इस मुल्क में हम राज कर सकते हैं यदि हम इकट्ठा हो जाएं, लेकिन RSS और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती यहाँ SC ST और पिछड़ा से इकट्ठा हो। इसलिए इसको समय समय पर आपस में लड़ाया गया और इनका बंटवारा किया गया। चाहे वो मंडल कमीशन के वक्त की बात हो, जब भी पिछड़ों को इकट्ठा, पिछड़ों की जाति की जनगणना की बात आई है, तब इस मुल्क में कोई ना कोई मुद्दा उछाला गया है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की आधारित मुद्दा हो, कभी भी इस मुल्क में पिछड़ों और दलितों का जो है भागीदारी समावेशी रूप से किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की। अच्छा, तो अब किसी और पार्टी से गठबंधन की बातें चल रही है या नहीं? जो भी भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता है उसके साथ गठबंधन करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, चलिए मुरादनगर की बातें करें। अभी हाल फिलहाल में ही एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था जिसमें 25 लोग जो है मौत के घाट भी उतर गए थे। शमशान घाट की बातें कर रहे हैं, तो उसमें आपने भी बहुत सपोर्ट किया था। जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, मोदी जी की बातें करें, कहीं ना कहीं मुआवजे की भी बातें की गई थी, लेकिन उस मुआवजे का कुछ निर्णय निकला है, कुछ मिला है उन लोगों को या नहीं? क्योंकि आपने भी उसमें बहुत सपोर्ट किया था इन लोगों को। झूठ बोलता था मैं, सच बोलता था मैं, गुनहगार हो गया। सच बोलता था मैं, गुनहगार हो गया, और वो झूठ बोल बोल के सरदार हो गया। इस मुल्क के लोगों को ऐसा लगता है कि झूठ ज़्यादा पसंद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुखिया दिन भर झूठ बोलते हैं। अच्छा। लेकिन उनको पसंद आ रहा है और वो वोट दे रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि असल मुद्दों से ध्यान भटका करके तुम्हें लाया कहाँ जा रहा है। तुम्हें राम मंदिर पे लाया जा रहा है, तुम्हें जिन्ना पे लाया जा रहा है, तुम्हें हिंदू मुसलमान पे लाया जा रहा है, तुम्हें गाय पे लाया जा रहा है। सोचना होगा कि तुम्हारी नौकरियां कितनी गई, तुम्हारे बच्चे अपराधी बन रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। असल लड़ाई हिंदू मुसलमान या राम मंदिर या मस्जिद की नहीं है। असल लड़ाई है उस ताकत को पाने की जिसके लिए सदियों से ये होता आ रहा है। मुद्दा होता है नौकरी का, मुद्दा होता है इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, शिक्षा का। वो उन सारे मुद्दों से ध्यान हटका करके हिंदू मुसलमान पे लाया जाता है, वोट हासिल की जाती है, ताकत में आते हैं और फिर उसी ताकत का इस्तेमाल ऐसे बेचारे मासूमों पर किया जाता है। और जैसे आज ये 1-1.5 महीना से नगर पालिका में धरने पर बैठे हैं, क्या इनकी कोई सुध लेने वाला है? झूठ बोल बोल के हिंदू मुसलमान करा के वोट तो ले लेंगे, लेकिन जब न्याय देने की बात आएगी ये कहीं आपको खड़े नहीं मिलेंगे। ना इनको नौकरी दी गई, ना इनको उचित मुआवजा दिया गया। मेरी मांग है सरकार से कि जो परिवार नौकरी के लायक हैं उनको नौकरी दी जाए और जो बेचारे घायल हैं उनको भी इलाज के लिए पैसे दिए जाए। और मुरादनगर में भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 25 लोग मारे गए, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे असहाय और गरीब कमज़ोर लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इन्हें कोई न्याय नहीं मिल जाता। राम चौधरी हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए अभी 1 महीने से धोखे में रखा गया था चंद्रशेखर आज़ाद को कि आपसे गठबंधन होगा, लेकिन उस गठबंधन को अब फाइनल मना कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाला वक्त ये होगा कि क्या ये
आजाद समाज पार्टी किसी ओर से गठबंधन करके इलेक्शन का वक्त है, बीजेपी की बातें करें तो खुद उसके विधायक अब पार्टी छोड़कर कभी सपा में चले जाते हैं। सपा में जाने के बाद बीजेपी की जो कमियां थी उनको भी गिना रहे हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ। उन्होंने लगभग 1 महीना से बातचीत चला रखी थी, लेकिन सही मायने में अखिलेश हो या जयंत हो, वो सब बहुजन समाज से आते हैं। और जो लोग बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये चीज़ें समझनी होगी कि इस मुल्क में 85 और 15 की लड़ाई है, 80 और 20 की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बावजूद अखिलेश ने अपने गठबंधन में एक भी दलित चेहरा नहीं रखा। जो भूल तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे थे वही भूल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि दलितों की बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, लगभग SC ST की 21-22%। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उनकी तरफ से एक भी दलित चेहरा उनकी गठबंधन में मौजूद नहीं। इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अखिलेश यादव हैं या जयंत चौधरी हों, वो भी बहुजन समाज का ही एक अंग है। अगर वो 15-85 को समझते हैं तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए थी। एन वक्त पे धोखा नहीं देना चाहिए था। तो आजाद समाज पार्टी की किस तरीके की अपनी तैयारी चल रही है, किस तरीके के उनका कार्य रहेंगे, क्या आगे की उनकी रणनीति है, उस पर किस तरीके से कार्य चल रही है? इस मुल्क में 2 विचारधाराएं हमेशा से लड़ती आई हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। हमारे जो नेता हैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, वो हमेशा से मनुवाद के खिलाफ रहे हैं और वो कांसीराम साहब के सच्चे अनुयायी हैं। 2006 में कांसीराम साहब का देहांत हुआ। उनके जाने के बाद में यदि बहुजन समाज की लड़ाई वास्तव में अगर किसी व्यक्ति ने सड़कों पर लड़ी है और उनके दुख दर्द को झेला है, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं, चाहे वो कासगंज का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे CA NRC में मुसलमानों का जो आंदोलन कहा गया था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मामला हो, उस आंदोलन में भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 1 महीना जेल काट के आए थे, जिसे मुसलमानों का आंदोलन कहा गया था। तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें वो सड़क पर उतरकर न लड़े हों, और वो जब तक लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे जब तक इस मुल्क में बहुजन शासक नहीं आ जाता। बहुजन शासन और बहुजन शासक नहीं आ जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 403 सीटों पर ये हमारा संगठन खड़ा हो चुका है और 403 सीटों में से हमारी प्राथमिकता होगी कि हम कौन कौन सी सीट जीत सकते हैं। उन सीटों के प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और लड़ाए जाएंगे। इनमें जो सीटें होंगी वो रिजर्व सीटें हैं यहाँ पर, उन पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी पार्टी के पास बेहतर विकल्प है कि आप बहन जी के साथ गठबंधन कर लें और बहन जी के साथ गठबंधन करके सीटों को आगे निकाल भी सकते हैं, और बहन जी की मजबूताई जो बहुजन समाज के लिए बात कर रहे हैं तो और भी बेहतर मजबूताई हो सकती है अगर आप साथ हो जाएंगे। शायद ना चाहता हो कोई। 92 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, उस वक्त में एक नारा इस देश में बड़ा जोर शोर से दिया जा रहा था, जय श्री राम का। डेमोलिशन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा हुई, लेकिन 93 में मुलायम सिंह यादव और कांसीराम साहब का गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को 67 सीट मिली और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 120 सीट मिली। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस मुल्क में 2 विचारधाराएं काम करती हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। यहाँ भी मनुवाद हावी हुआ और 93 में हुए उस गठबंधन को तोड़ दिया गया, उसमें बेईमानी लाई गई और उस बेईमानी में बहन जी ने भरपूर साथ दिया RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उसमें एक नारा लगा था, वो नारा बहुजन समाज का नहीं था कि मिले मुलायम कांसीराम हवा मोड़ गए जय श्री राम। नारा ये नहीं था, ये RSS का नारा था। नारा ये था कि मिले मुलायम कांसीराम, और जब वो ताकत में आ गए तो उन्होंने कहा अब बोलो जय श्री राम। लेकिन इसको उल्टा दर्शाया गया और उस गठबंधन को तोड़ने वाला कोई और नहीं, माननीय कांसीराम साहब नहीं थे। बहन जी उस गठबंधन को तोड़ने की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी थी, सबसे बड़ी जिम्मेदार थी।
अगर वो गठबंधन नहीं टूटता तो आज माननीय और कांशीराम साहब इस देश के हुक्मरान होते, शासक होते। आज भी औरैया में उनके साथ रहने वाले रामाधीन दीन सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी थे कांशीराम साहब के बाद में, वो जिंदा है, इसकी मिसाल है। 67 सीट आने के बाद में बहन जी की नीयत में बदयांती आई। 67 सीट आने के बाद में आपने कांशीराम साहब की मां को चिट्ठी लिखी और कहा कि आज से कांशीराम साहब का तुम्हारे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, न भविष्य में होगा। कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के अंग रहेंगे और इस परिवार का, तुम्हारे परिवार का बहुजन समाज पार्टी से कोई रिश्ता तालमेल नहीं रहेगा। ये बदयांती, ये बेईमानी उस वक्त में बहन कुमारी मायावती जी के दिलो दिमाग में आई। अगर ये नहीं आती तो गठबंधन नहीं टूटता। चंद्रशेखर जी जैसे अब आके वही गठबंधन फिर दोबारा से हुआ और दोबारा से भी उसी गठबंधन को तोड़ने का काम बहन जी ने किया। सपा बसपा एक हुए थे और उसी गठबंधन को 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उस गठबंधन को तोड़ने का काम भी बहन जी ने किया। यहाँ दलित समाज बहुत रुष्ट है, बहुत दुखी है। बहुजन समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है परेशान है इस मुल्क में। जिसको शासक होना चाहिए था, जिसको देने वाला होना चाहिए था, वो आज मांगने वाला है। हमारी पार्टी भीम आर्मी इस मुल्क में एक दिन आरएसएस से बड़ा संगठन बनेगी और इस देश पर बहुजनों का राज आएगा, बहुजनों की सत्ता आएगी। और इसी मिशन में यहाँ अकलियतों का भी भला है, मुसलमानों का भी भला है। सोचना होगा इस चीज को। भीम आर्मी और एमआईएम अगर गठबंधन कर लेती है जी, तो क्या पार्टी इस बार भी कुछ कर गुजरेगी? हमारे नेता जैसे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कहते आए हैं, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों। तो ऐसी नीति आ गई तो गठबंधन हो भी सकता है। जी, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हमारी पार्टी किसी से भी गठबंधन कर सकती है। हमारी पार्टी 5 साल, हमारे नेता बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इस सड़क पर कई बार जेल गए। 70-80 उन पे मुकदमे आज हैं लगे हुए, जो झेल रहे हैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते। मुरादनगर को लेकर बातचीत कर लेते हैं। मुरादनगर में एक बड़ा हादसा हुआ था, साल भर बीत चुके हैं उस हादसे को लेकर। लगभग 25 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हुई थी, एक शमशान घाट धराशायी हो गया था। उसके बाद लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो सरकार द्वारा मांगी थी वो नहीं मानी गई और उसके बाद आपने उनके साथ मिलकर आवाज उठाई है। तो क्या उसका निर्णय निकला है? कहाँ तक उन लोगों की मदद की जा रही है सरकार द्वारा? इस मुल्क में सबसे बड़ा अपराध है मिलावटखोरी करना और ये उसी का नतीजा है। ये हिंदुस्तान में पहली ऐसी घटना है। हम लोग मरने के बाद में व्यक्ति को शमशान ले जाते हैं और उसका अजल मजल करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ 25 लोग शमशान में मरे और उनको शमशान से उल्टा घर ले जाया गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी और मुरादनगर के इतिहास में ये एक तरह से काला दिन था। और वो नेता बचा दिए गए, वो अधिकारी बचा दिए गए जो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार थे। और वो परिवार आज भी बेचारे अपनी जायज़ मांगों के लिए नगर पालिका में 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। पिछली गई सरकार हो या उससे पिछले लोग हों, उन लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। यदि किया होता तो उनको नौकरियां भी मिलती, उचित मुआवजा भी मिलता। मरने वालों की क्या गलती थी? सत्ताधारी पार्टियों पर इस हादसे से भी कुछ फर्क पड़ सकता है। जिस तरीके से विधायक अजीतपाल त्यागी इधर से काम कर रहे हैं, पिछले काम किए हैं और इसमें कह सकते हैं कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी जो कि जेल तक भी गए थे। देखिए, इस मुल्क में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है अव्यवस्था का माहौल है। यहाँ इस मुल्क में अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खत्म करके किया है। वो तो कहते हैं सबके साथ लेकर चलेंगे, हम सबका साथ सबका विकास का नारा जबरदस्त दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास और सबका एक साथ सत्यानाश। क्या भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई? कासगंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी परिवार को बेटी भी नहीं दी गई, रात को ले जा करके जिंदा जला दिया गया मिट्टी का तेल छिड़क करके, जैसे कोई वो सामान हो, किसी की बेटी ना हो। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का कारोबार फैला रखा है और ये तानाशाही सरकार है जो डंडे के बल पर चला रहे हैं ये लोग। तानाशाहों का वक्त ज़्यादा नहीं होता।
मैंने इतिहास में बहुत सारे तानाशाह देखे हैं और पढ़े हैं, चाहे वो हिटलर हो, चाहे लीबिया के तानाशाह जनरल गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो। इन तानाशाहों का अंत मैंने जो पढ़ा और देखा है वो बहुत बुरा हुआ है। और तानाशाही से मुल्क और हुकूमतें नहीं चलती कि खाक में एक दिन तकब्बुर तेरा मिल जाएगा और गर्दिशों को जिस दिन तेरे घर का पता चल जाएगा। यूपी से लेकर दिल्ली तक एक हलचल तेज हुई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके साथ साथ विधायकों की लाइन लग गई है। किस तरीके से पार्टी को हलचल मची हुई है, किस तरीके से नुकसान हो सकता है इस बार अखिलेश के साथ हाथ मिलाने से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का मैंने अभी कल या परसों अखिलेश जी के साथ एक सभा में उनकी मैंने स्पीच सुनी। वो बड़ा अहंकार में बोल रहे थे और अहंकार हमेशा व्यक्ति को खुद खाता है। वो कह रहे थे मैं जिधर जाता हूँ उधर जो है पार्टी वो जिंदा हो जाती है और जिधर से निकलता हूँ वो पार्टी दफन हो जाती है, उसका नाम लेने वाला नहीं होता कोई। मैंने बड़े बड़े अहंकारियों को दफन होते देखा, मैंने लोगों को हेलीकॉप्टर से सड़कों पर पैदल चलते हुए देखा है। अहंकारी बातें नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाते रहे। अब उनको दिख रहा है, मौसम वैज्ञानिक है, कि अब गठबंधन की थोड़ी सी बाहर आ रही है, सब लोग गठबंधन की तरफ भाग रहे हैं, तो चलो तो ये भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज, अब उधर को भाग लो। तो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को और उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऐसे अवसरवादी नेताओं से सचेत रहना चाहिए। ये ना तुम्हारी पार्टी के हैं ना अपने ये समाज के हैं, ये केवल अपने मतलब के हैं, अपने स्वार्थ के हैं। आने वाला समय बदलाव का है, ये निश्चित है बदलाव होगा और होना चाहिए। इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में माहौल ख़राब कर रखा है, बेरोजगारी बढ़ी है, भाईचारा खत्म हुआ है, संविधान सही हाथों में आना चाहिए, संविधान से मुल्क चलना चाहिए। हमारी यही कल्पना है, यही मांग है कि आने वाला 2022 का वक्त बदलाव का हो, आने वाला 2024 इस मुल्क में और बदलाव का हो, यहाँ लोग शांति अमन के साथ भाईचारे के साथ रह सके, संविधान जिंदा रह सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात आपके सामने मीडिया बंधुओं के सामने रखता हूँ।